हेलो डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूं बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने जून सीएसईआर का एग्ज़ाम डेफिनेटली दिया होगा। तो मैं आज कुछ बात लेकर आपके सामने यहाँ हूँ क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स ने 2023 जून सीएसईआर एग्ज़ाम में अपीयर किया था उन्हें कुछ बहुत कॉमन से प्रॉब्लम्स देखने को मिले और उन्होंने जब वो प्रॉब्लम फेस किया तो उनका एग्ज़ाम या तो बिगड़ गया या फिर वो बहुत डिमोरलाइज हो गए हैं कि क्या ऐसे ही होगा आगे भी। तो उन्हीं कुछ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम को लेकर मैं आपके सामने हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या गलतियां हुई हैं, उस गलतियों को कम किया जा सकता है और एग्ज़ाम का पैटर्न जो है उसे कैसे समझा जाए और ये जो परेशानी हुई है इससे कैसे उभार के अपने आप को एग्ज़ाम में डोमिनेट किया जाए। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम की। तो उससे प्रॉब्लम से पहले हम एक बात करेंगे आपके सामने कि आपको क्या अपने मन में रखना है, आपको किस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के चलनी है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जीता वही है जिसने संयम रखा है, पेशेंस रखा है और उसमें कंसिस्टेंसी हो, मतलब वो लगातार मेहनत कर रहा है, कंटिन्यूअसली वो अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमें 6 महीने की असफलता अगर इतनी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है तो हो सकता है लाइफ में और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही होंगी, तो हम उनका सामना कैसे करेंगे। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, जीतना है आपको। ये एक दो बार की असफलताएं हैं, ये असफलताएं ऐसी नहीं कि आपको कुछ सिखा नहीं रही हैं, ये असफलताएं आपको जिंदगी के असली मायने सिखा रही हैं। आप जब असफल हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सारी कुछ चीजें आपके अगेंस्ट ही हो रही हैं, वो असफलताएं आपको कुछ ना कुछ सिखा रही हैं। और आप मेरा यकीन मानिए दोस्तों कि ये असफलताएं आप जब जिंदगी के सफलता के मुकाम में रहोगे वहां पर याद आएंगी और आप ये स्वाभाविक सी बात है ये लाइन कहेंगे कि जो मैंने असफलताएं देखी हैं उसी की वजह से आज मैं इस सफलता के मुकाम पे हूं। अगर वो असफलताएं नहीं हुई होती तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। ये लाइन जरूर याद रखिएगा दोस्तों आप। तो चलिए सबसे पहले हम उन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फेस किया है और उनके चेहरे पर मायूसी आ रही है और वो थोड़े डीमोरलाइज हो रहे हैं। तो हम इसी के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस कर रखा है। और आप एक बार एग्जाम दिए हैं पढ़कर और फिर इतना डिमोरलाइज हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है दोस्तों। मैं मानता हूं कि आपके पैसे लगे हैं, आपका कीमती समय लगा है, आपके घर वालों की जो आपके पीछे मेहनत है और साथ ही साथ आप जो सराउंडिंग से ताने सुन रहे हैं, इन सब से आपका मन कह ही रहा होगा कि क्या मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों भरोसा रखिए, आप इन सब बातों को कुछ महीनों के लिए एक दरकिनार करते हुए अपने जो फोकस है या गोल है उस पर टारगेट कीजिए। तो चलिए पहले हम उस पर बातें करते हैं और आप बिल्कुल भरोसा रखिए आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो प्रॉब्लम मैंने सुना कि मैं जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को मार्क कर रहा था, मतलब क्वेश्चन के आंसर मार्क कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं सब सही कर रहा हूं एग्जाम हॉल में, जब तक मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं। और चाहे वो गर्ल्स हो या मेल हो, सबके साथ यही प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जैसे ही बाहर मैं एग्जाम हॉल के आया समय खत्म होने के बाद, तो मेरे सवाल गलत होने शुरू हो गए। जब मैं आंसर मिलाने लगा या लोगों से बात करने लगा या टीचर के साथ जब मेरी बात हुई, तो मेरे क्वेश्चन सडनली एकदम बहुत ज़्यादा गलत होने लग गए। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि आपने क्वेश्चन को शायद सही से नहीं पढ़ा, या फिर जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो उसके पूछना क्या चाह रहा है वो क्वेश्चन उसको नहीं समझ पाए। आपने शायद बहुत आराम से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, इतने भी आराम से नहीं बोल रहा कि आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब आपने उस क्वेश्चन को पूरा तवज्जो नहीं दिया और आपने आंसर मार्क कर दिया और वो क्वेश्चन गलत हो गए।
तो ये डेफिनेटली स्वाभाविक सी बात है। तो पहली गलती अगर आपके साथ ये हुई है तो आप नोट डाउन करिए और उस गलती को पेपर में नोट करिए और सामने रखिए कि ये गलती अगले एग्जाम में मुझे नहीं करना है। क्योंकि जब तक आप एग्जाम में आंसर मार्क करोगे, भरोसा करो कि आपको लगेगा कि आप सब सही क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, आप टॉप करने वाले हो। लेकिन जैसे एग्जाम के बाहर आओगे तो आपको अपना पोजीशन पता चल जाता है कि आपने क्या गलती की है, और ये सारी गलतियों को आप क्या नाम देते हो अभी मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। और चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। इन सब प्रॉब्लम्स को आपको नोट डाउन करना और एक पेपर में जरूर लिखना है, मतलब जो आपने फेस किया उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ठीक है। चलिए, तो जो आपने गलतियां की उस गलतियों को आप ये नाम देते हैं कि मैंने एग्जाम हॉल में बहुत सारे सिली मिस्टेक कर दिए, ठीक है। और उस सिली मिस्टेक का खामियाजा आपका वो पूरा 6 महीना या 1 साल होता है, और 1 साल का मेहनत उस सिली मिस्टेक नाम देना एक बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। तो सिली मिस्टेक को अब आपको दिसंबर के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, आप ये गांठ बांध लीजिए अपने मन में। क्योंकि सिली मिस्टेक का नाम देना, इतने सारे पैसे लगे हैं, इतने सारे समय लगी है, इतनी सारी मेहनत लगी है, और उसके बाद अगर आप कह दो कि सिली मिस्टेक हुआ है, ये सही बात नहीं है दोस्तों। तो मतलब आपने गलतियां की, ठीक है, लेकिन उस सिली मिस्टेक को फिर अगली बार नहीं दोहराना है, ये आपको याद रखने के लिए मैं जस्ट कह रहा हूं। चलिए अगले और प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन तो मतलब मैंने इतने सारे स्टूडेंट से सुना, और इतने सारे जो एस्पायरेंट्स थे या कई सारे स्टूडेंट थे, उनका सबका यही रोना है कि ऐसे क्यों हो रहा है। मॉर्निंग शिफ्ट वालों का इजी था, इवनिंग शिफ्ट वालों का टफ था, तो इवनिंग शिफ्ट वालों के साथ पार्शियलिटी हुई है। दोस्तों मैं मानता हूं कि इवनिंग शिफ्ट वालों के क्वेश्चन टफ थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पार्शियलिटी हो रहा है, वरना स्टैट्स के ये जो फॉर्मूला है, नॉर्मलाइजेशन है, वो सबको इक्वल करने के लिए ही बनाया गया है कि अगर एक या एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है तब जाके लोगों को नॉर्मलाइज किया जाता है या मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है। आप एक बात जरा गौर करिएगा, अगर आप कह रहे हैं कि मॉर्निंग का इजी था, उनको क्वेश्चन आसानी से बन गए, उनके मार्क्स ज्यादा आ गए, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट वालों को ज्यादा नंबर चाहिए होगा कट ऑफ क्रॉस करने के लिए, उसी के एवज में शाम के समय में जिन्होंने एग्जाम दिया है, मतलब इवनिंग शिफ्ट में जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनको कम मार्क्स चाहिए कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए। ये बात को कौन ध्यान देगा? और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इवनिंग शिफ्ट वालों के साथ सीएसआईआर की कोई दुश्मनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप भरोसा रखिए, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद मॉर्निंग शिफ्ट वालों को ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे, मतलब उनको भी तो ये सारी चीजें की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तब तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले भी कह सकते हैं कि हमें ज्यादा मार्क क्यों चाहिए, इवनिंग वालों को कम चाहिए कट ऑफ पार करने के लिए, तब आप यहां पास क्या कहेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, पार्शियलिटी नहीं हो रही है, वरना ये स्टैट्स के फॉर्मूला गलत हो जाएंगे और आप उन साइंटिस्ट को गलत बता रहे हो कि वो पूरे के पूरे नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला गलत हैं, बस इतने से के लिए कि हमने थोड़ी सी और मेहनत करनी थी। मैं मान रहा हूं इवनिंग थोड़ा टफ था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ था। सी पार्ट ठीक ही थे, बी टफ था ज्यादा, मैं मान सकता हूं, लेकिन मॉर्निंग वालों के साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों कि बी पार्ट में उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूं, मैं बस आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन होता है, थोड़ी बहुत आपको मन में लगता है कि पार्शियलिटी हो रही है, लेकिन मॉर्निंग वालों को कट ऑफ पार करने के लिए उस नॉर्मलाइजेशन के दौरान ज्यादा मार्क्स चाहिए, इजी थे क्वेश्चन इस वजह से, और इवनिंग वालों को टफ थे इस वजह से उनको कट ऑफ पार करने के लिए कम मार्क्स चाहिए। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो फिर आप सोचिए कि अब क्या मॉर्निंग वालों के साथ पार्शियलिटी नहीं हो रही है, अगर आप कह रहे थे कि इवनिंग का ज्यादा टफ है तो दोस्तों भरोसा रखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये जब हमारी असफलताएं होती है ना, या जब हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना,
या फिर चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हम उसको थोड़े दरकिनार करके हम अपनी गलतियों को ना देखते हुए दूसरों की गलतियों को ज्यादा देख रहे हैं, या अपनी गलतियों को हम केवल थोप दे रहे हैं कि सीएसआर ने ऐसा किया है या फिर ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं की हैं, हम क्यों झेलें। मैं मानता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, एक शिफ्ट में होना चाहिए, लेकिन अब जो भी है उसे हमें एक्सेप्ट करके उसके साथ कॉप अप करना पड़ेगा दोस्तों, ये नहीं कि हम उसके अगेंस्ट जाएं। अगर हम सब मिलके करें और सीएसआर मान जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन आप ऐसा ना बोलें कि मॉर्निंग वालों के साथ पार्शियलिटी हो रहा है, इवनिंग वालों के साथ पार्शियलिटी हो रहा है। ये सवाल आप मन में ना लाएं, क्योंकि आप मेहनत करें, वो मेहनत ऐसा नहीं है कि आप असफल हुए हैं तो वो वेस्ट जा रहा है। ऐसी पढ़ाई दोस्तों किसी ने नहीं की होगी जितनी लेवल की आपने पढ़ाई की है दोस्तों। तो चलिए आगे और चलते हैं। तो ये चीज आप अपने मन से निकाल दीजिए कि ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये एक और अगला प्रॉब्लम देखो कि मैंने क्या सुना लोगों के साथ, और ऐसे कुछ इसमें से कुछ प्रॉब्लम मैंने भी अपने लाइफ में एग्जाम के दौरान फेस किए हैं। ये भी आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ शामिल है दोस्तों। मैंने पहले पार्ट सी में 18 से 20 क्वेश्चन किए थे जो सॉर्टेड थे, मतलब वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से मैंने किए थे। फिर मैंने पार्ट बी को शुरू किया बनाना, उसमें भी 18 से 20 क्वेश्चन कर लिए, और ए पार्ट में कुछ नहीं किया। ये तो ठीक था, इतना करने के बाद मेरे पास कुछ समय बच गए, मतलब आधा घंटा 40 मिनट बच गया। उस दौरान मैंने ए पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं किया। मैं वापस से मुझे ये लगने लग गया कि मैं सी पार्ट में जो कुछ क्वेश्चन को थोड़े थोड़े याद आ रहे हैं या फिर जो मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है उस क्वेश्चन को भी कर लेना चाहिए। मतलब जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन था और शुरुआत में मैंने मार्क नहीं किया था, समय बचने की वजह से मुझे ए पार्ट नहीं बन रहा था, तो मुझे लगा कि सी पार्ट में कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, वो आंसर भी मैं मार्क कर देता हूं, शायद वो सही हो जाए और मेरे नंबर अच्छे आ जाएं। लेकिन गलती ये हुई कि मैंने उसको मार्क किया और वही क्वेश्चन गलत हुए, नंबर तो नहीं आए, उसके बदले में मुझे माइनस मिल गया और मेरे मार्क और गंदे आ गए। तो ये प्रॉब्लम नहीं करना है दोस्तों आपको, ऐसा कि मेरे से ए नहीं बन रहा, बी नहीं बन रहा तो मैं उसके एवज में कंपनसेटरी कर रहा हूं, भी तुक्के के बेसिस पर। मतलब आप 6 महीने या 1 साल की मेहनत को जस्ट 40 मिनट बच गए उसमें तुक्के में लेके जाना चाह रहे हैं। ये गलती नहीं करना है आपको। करना क्या है, आपको सॉर्टेड रहना है। अगर आप 20 से 22 क्वेश्चन भी आप सॉर्टेड करते, चलो 20 क्वेश्चन कर लिए, 20 में 2 गलत भी हो गए तो 70 मार्क तो हो गए। बी पार्ट में आपने 22 क्वेश्चन कर लिए, 20 से 22 क्वेश्चन, या चलो 20 क्वेश्चन ही की 40 मार्क्स के वो हो गए, उसमें से 2 गलत हो गए, तो 2 गलत हो गए तो आप देखो आपके 18 सही हो गए, ठीक है। तो 36 और इसमें -1 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 35 नंबर हो गया। अब आपको ए पार्ट में 4 से 5 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे ना, चलो 4 ही क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन कर लो, या चलो 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 हो गया। तो ये 5 हो गया, 1 1। इसमें आपने गलतियां ज्यादा की, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 115 करके आने हैं, लेकिन आप कई लोग 160 करके आ रहे, 170 करके आ रहे, उसमें तो माइनस भी तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना दोस्तों। तो आप अगर श्योर शॉर्ट करते, आप अगर 100 इस मार्क्स को लगभग आप अगर सी पार्ट में आप 22 टारगेट कर लो या 23 टारगेट कर लो, एकदम सॉर्टेड वाले 75 में 22-23 तो आप एकदम सॉर्टेड कर ही सकते हो ना। अगर आप जनरल कैटेगरी भी हो और 10 यूनिट भी पढ़ के गए हो तो 22-23 तो आसानी से निकलेंगे दोस्तों। और 22 में अगर आपसे 20 से 21 भी श्योर शॉर्ट हो रहे हैं तो आप उसको कर लीजिए, ज्यादा गलत मत कीजिए, तुक्का मत लगाइए। सी पार्ट में आप इतने ही करिए ना, 22 से 25 कर लीजिए। सॉरी, बी पार्ट की बात कर रहा हूं, ए पार्ट की बात कर रहा, कम से कम 4 से 5 तो क्वेश्चन करिए, इतने में आपका भरोसा रखिए जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि अब मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो जो थोड़े थोड़े याद आ रहे हैं उसको मार्क कर देता हूं, शायद सही हो जाए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये आपकी मन का भ्रम है जो आपको गलत की ओर ले जाएगा। चलिए, मैंने सी पार्ट को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, लगभग 2 सवा 2 घंटे हो गए।
फिर मुझे पार्ट बी और ए के लिए टाइम नहीं मिला, तो मैंने पार्ट बी को जल्दी जल्दी कर दिया, और ए पार्ट में तो कुछ भी नहीं किया या टाइम ही नहीं मिला तो मैं कर ही नहीं पाया। लेकिन ए पार्ट का मुझे क्वेश्चन आ रहा था, बाद में पता चला। तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आप टाइम मैनेजमेंट सीखिए दोस्तों, क्योंकि सी पार्ट को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आपने, तो मान के चल लो आपने 2.25 घंटे दे दिए, बाद में पता चल रहा है कि उसमें आपने कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी मार्क किए हैं। उसके बजाय आपने बी देखा ही नहीं अच्छे से, और बी में शायद 25 से ऊपर क्वेश्चन बन रहे हो या 20 से 22 क्वेश्चन बन रहे हो जो सॉर्टेड एकदम एक्यूरेट सही है, और ये पार्ट में कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहे थे जो बहुत बेसिक थे। तो गलती हो रही है ना दोस्तों, आप इसको भी भरोसा रखिए, ये चीज भी आपको सुधारनी है। अगर आपने ये गलती की है, नहीं की है तब तो बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं। CSIR कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहा है जो कभी पढ़ाया ही नहीं गया है या कभी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर क्या करें? सबसे पहली बात दोस्तों, सी पार्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। क्या 75 के 75 क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स हैं? बिल्कुल नहीं। 75 में आपके चलिए 25 क्वेश्चन मान के चलिए, इतना ज्यादा जो अभी तक हुआ नहीं आज तक कि 25 क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आएंगे। 50 में आपको फिर भी 25 मैक्स करने हैं, मतलब उसके भी आधे करने हैं। मतलब आप देखो कितने सेट बन रहे हैं, 25 25 25, आपको 50 छोड़ने हैं और 25 आउट ऑफ बॉक्स आ गए, फिर भी आप 25 छोड़ सकते हो दोस्तों। तो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन तो वो देगा ही, क्योंकि वो एग्जामिनर है, उसे चाहिए कि हम क्रीम स्टूडेंट लेके आए या सॉलिड स्टूडेंट लेके आए जो भविष्य में साइंटिस्ट बनने वाले हैं। क्या आप खुद ही ये चाहोगे कि आप इंटरव्यू में जाओ या जब आप साइंटिस्ट बनो तो आप ये कहो कि हम इतनी जल्दी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आते हैं तो हम हार मान जाते हैं? वो तो देंगे ही ना दोस्तों आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो रहेंगे ही ना। क्या सारे क्वेश्चन हैं? आप खुद ही अपने आप से पूछिए। आपको सी पार्ट में CSIR को भी पता है हर स्टूडेंट हर कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए तो 75 क्वेश्चन दिए गए हैं। 75 में उनको भी पता है कि 25 ही करवाने हैं हमें, तभी मुझे इतने बड़े वास्ट सिलेबस को पढ़ने के लिए बोला गया है। क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, जिसको जो पसंद है वो पढ़िए, उस हिस्से को लेके जाइए। आप गलतियां मत करिए ना। बी पार्ट में वैसे ही आप देख के चलिए कि 50 क्वेश्चन हैं, 50 में आपको आउट ऑफ बॉक्स आ रहे हैं तो चलो 10 क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आ गए। आपको मैक्सिमम 35 करने हैं, और 35 नहीं भी बन रहे तो ऐसा थोड़ी कि CSIR आपकी जान ले रहा है या आपने CSIR आपको बोलेगा कि नहीं किए तो मैं आपको फेल कर रहा है। आपको वहां भी 22 से 25 ही तो करने हैं दोस्तों, इतना भी सफिशिएंट है। बहुत मार्क्स हैं। ए पार्ट में 20 क्वेश्चन हैं। ए पार्ट में तो चलो आपने जो भी क्वेश्चन कर रखा है तो उस 20 क्वेश्चन में कम से कम 5 से 7 टारगेट करिए ना, एकदम जिनके नहीं बनते उनकी बोल रहा, जिनके बनते हैं वो तो 15 जरूर करिए। तो जो 15 कर लेंगे वो तो सी पार्ट में आप अगर 16 से 17 भी करके आते हैं मोर देन इनफ है। बी पार्ट में अगर आप सी पार्ट में उस हिसाब से अगर आप कम क्वेश्चन भी करेंगे तो वो सफिशिएंट होगा दोस्तों। ठीक है, भरोसा रखिए। CSIR को भी पता है कि हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता है, तभी उसने इतना बड़ा सिलेबस और इतने ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हैं कि 75 में 25, 50 में 35 मैक्स। अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो वो तो और अलग बात है, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से आंसर मार्क करिए। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देखिए कि आपको कितने कट ऑफ चाहिए, उतने मार्क करके आइए ना। शुरू में क्यों हीरो बनना है कि हमें टॉप ही करना है? वो टॉप की बात ठीक है जिनकी मंशा है कि हमें टॉप करना है, लेकिन पहले ऐसे लोगों की बात कर रहा है जिनको पहले एग्जाम तो क्वालिफाई करिए, फिर आप टॉप जरूर करिए ना अगली बार बैठ के। ठीक है, चलिए। मैंने केवल एक बार पढ़ाई की 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, और मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। दोस्तों आप एक बात बताइए कि आप उस 13 यूनिट जो केवल लाइफ साइंस के और प्लस एप्टीट्यूड, मतलब टोटल 14 यूनिट हैं, उस 14 यूनिट को 6 महीने में पूरा आप पढ़ना चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि वो पूरा आपके दिमाग में घुस जाए। जो आपने BSc में पढ़ा, 12th 11th में पढ़ा, MSc में पढ़ा, फिर आपके दिमाग में पूरा नहीं घुसा है, तो आप 6 महीने में ऐसा अपने आप को क्यों एक्सपेक्ट कराना चाह रहे हो कि पूरा आपका आ जाएगा और एग्जाम अच्छा हो जाएगा, आप
फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एकदम सुपर होने वाले हो। मैं मानता हूं आप अटैम्प्ट कर सकते हो, क्वालिफाई हो सकते हो, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा जिन्होंने एमएससी में ऐसी पढ़ाई नहीं कर रखी है जो उस लायक हो कि आपको 6 महीने में ये हो जाए। 6 महीने उनके लिए सफिशिएंट है जिनके बेसिक्स क्लियर हैं, कंसेप्ट क्लियर हैं, केवल उनको नॉलेज चाहिए था, अप्लाई करने का तरीका चाहिए था, एक गाइडेंस चाहिए था। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जिनका एमएससी सही से नहीं हुआ है, एक रात पढ़ के हुआ है, तो आप बिल्कुल अपने आप से ऐसा एक्सपेक्ट मत करिए कि आप 6 महीने में इन सब टॉपिक में एकदम मास्टर होने वाले हैं। भरोसा रखिए दोस्तों, ये सारे मैं भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है इसमें, ठीक है। तो आप इससे निराश ना हो, अपने आप को समय दीजिए, मैं यही बोलूंगा। क्योंकि एक प्लांट फिजियो की बुक लिखने में कितने साल लगे, हम उस पूरे प्लांट फिजियो को केवल और केवल 20 से 22 या चलो 1 महीने में पढ़ के सब समझना चाहते हैं। क्या ये संभव है दोस्तों? इस चीज को भी ध्यान रखिए आप। चलिए, तो मैंने एग्जाम में पूरा 13 यूनिट करके गए। एग्जाम में मुझे कुछ याद आ रहा था और बाकी मैं भूल गया। मैंने तुक्के के बेसिस पर या कंफ्यूजन के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए और क्वेश्चन मोस्टली गलत हो गए। अगर आप जिस यूनिट को छोड़ना चाह रहे हैं उस यूनिट को पूरा छोड़ दीजिए। आप उस यूनिट को ऐसा मत करिए कि पढ़ के जाइए। अगर आप थोड़ा थोड़ा सारा पढ़ेंगे तो आपको सब थोड़ा थोड़ा वहां याद आएगा और सब क्वेश्चन आपको पढ़े पढ़े लगेंगे। आप सब क्वेश्चन को करना चाहेंगे और उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आप गलत आंसर भी मार्क करेंगे और हो सकता है आप पूरा का पूरा क्वेश्चन भी गलत कर लें। तो जो पढ़ के जा रहे हैं 10 यूनिट पढ़िए ना, 9 यूनिट पढ़िए ना, लेकिन सॉलिड पढ़िए ना। उस सॉलिड में से आप कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बने जिसमें आप कम से कम 5 से 6 यूनिट के मास्टर बने, कम से कम, जिससे आप 3-3 क्वेश्चन लगा पाए या 3 से 2 क्वेश्चन लगा पाए। ठीक है, ये नहीं करना है कि मुझे ये नहीं पढ़ना था लेकिन दोस्तों की वजह से मैंने थोड़ा पढ़ा और उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा लग रहा था, मुझे वहां याद भी आ रहा था, नहीं भी आ रहा था और मैंने आंसर मार्क कर दिया। मत करिए दोस्तों ऐसा। चलिए आगे चलते हैं। मेरे नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गए एग्जाम में। अगर आप अपने आंसर में एकदम इतना ज्यादा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, आप उसमें श्योर शॉट नहीं है, तो आपको लगेगा, कई लोगों को ये लगता है ना कि चलो क्या दिक्कत है, आंसर मार्क कर देते हैं, सही होगा तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत होगा तो 1 ही तो माइनस होगा। बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को क्या सोच के किया है कि आपको +4 मिलने वाले हैं, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो गया तो -4 तो इसका होगा ही होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर माइनस लेके भी जाएगा, मतलब ये -5 करा रहा है दोस्तों आपका। तो देखिए ना आप कितना ज्यादा पानी में जा रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। फिर ये प्रॉब्लम मैंने देखा कि ये तो मुझे लगता है कि CSIR वालों को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि उनका कैसा सेंटर है, वो किस तरीके के ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि गेट वालों के साथ तो कभी ऐसी गलती होती ही नहीं है। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि मैं जब क्वेश्चन को सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहता था तो कभी कभी ऐसा हो रहा था कि नेक्स्ट ही नहीं हो रहा था, जब मैं नेक्स्ट कर रहा था तो क्वेश्चन स्किप हो गया, वो छूट गए, वो मुझे क्वेश्चन आते थे और मुझे पता ही नहीं चला। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझा, तो इसका भी आप CSIR को देखना चाहिए, मैं ये जरूर बोलूंगा। लेकिन अगर आप CSIR नहीं देख रहा है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप जरूर ध्यान दीजिए साइड में जो पूरा होता क्वेश्चन 1 2 3 4 आपने किसको रीड किया किसको नहीं किया, वो कलर चेंज होता है, तो आप वहां पास प्रेस करके चलिए। सेव करने के बाद वहां पास से क्वेश्चन सेलेक्ट करिए। तो 23 था तो आप 24 को सेलेक्ट करिए वहां पर, फिर 25 को सेलेक्ट करिए, फिर उसका नेक्स्ट जाइए ना। आप इधर नेक्स्ट करेंगे तो हो सकता है स्किप हो जा रहा, आपके बनने वाले क्वेश्चन छूट सकते हैं। अगर CSIR नहीं सुन रहा है, हम उनके लिए जरूर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन अपने आप में भी हमें थोड़ा प्रिकॉशियस होना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी गलती ना हो सकता है आपसे 2-3 क्वेश्चन छूट गए जो आ रहे हो आपके। ध्यान रखिए दोस्तों ये चीज। फिर मुझे मैं जब एग्जाम सेंटर के लिए निकला, मैं बड़े शहर में मैंने भर रखा था, मुझे एग्जाम सेंटर आसानी से नहीं मिल रहा था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, ऑटो वाले के साथ लड़ाई हो गई या मैं गलत सेंटर पे पहुंच गया, टाइम कम था तो मैं जल्दी जल्दी भागता भागता जैसे तैसे पहुंचा और मैं बहुत पैनिक हो गया था, मैं परेशान हो गया था, मैं डर गया था कि मेरी 6 महीने या 1 साल की मेहनत बर्बाद ना हो जाए सेंटर ना मिलने की वजह से।
और इस वजह से मेरा एग्जाम खराब हो गया दोस्तों। ये पॉइंट मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ सुना है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है कि कई स्टूडेंट्स या तो लेट से पहुंच रहे हैं, गेट क्लोज होने की वजह से उनको एंट्री नहीं मिल रही है, तो 6 साल 1 साल उनका बर्बाद गया ना दोस्तों। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आपको करना क्या चाहिए? ऐसा नहीं कि अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों होती हैं और ये आप हो, ये आपकी सिचुएशन यहां दिख रही है, ये आप अपने आप को समझते हो और बाकी पूरी दुनिया आपको खुश ही लगती है, क्योंकि अपना जो दुख है वो सबसे बड़ा लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सारे के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है और ये परेशानी आपको अच्छे बनाने के लिए आ रहे हैं या कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की वजह से भी आ रहे हैं और कुछ गलतियां किसी दूसरों की वजह से भी हो रहे हैं। तो आपको पहचानना है अपना कैलिबर, अपना पहचानना है कि स्ट्रेंथ क्या है, इन सबको जरूर पहचानिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब क्या करना है ये सोचिए आप। ऐसा नहीं कि अब नहीं हो पाएगा, मुझसे कैसे होगा, ये मैं क्या करूं, इसके ऊपर आप जरूर सोचिए। ठीक है, तो ये क्या करना है उसको सोचिए ना। जो हो गया सो हो गया ना। क्यों? क्योंकि जो हो गया क्या उसे ठीक किया जा सकता है? क्या पास्ट में जाकर उसे ठीक कर सकते हो? लेकिन जो गलतियां की हैं उस गलतियों से सीखते हुए आगे आने वाले दिनों को या आगे आने वाले एग्जाम को तो आप अच्छा कर सकते हैं ना। तो अगर आप आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं तो पास्ट के गलतियों को सोच सोच के आने वाले फ्यूचर को क्यों खराब कर रहे हैं आप? तो लग जाइए, आने वाले एग्जाम को अच्छा करिए आप। फिर उसके बाद क्या सारे यूनिट पढ़ने जरूरी हैं? जी बिल्कुल नहीं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, मैं महान स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा। अगर आप जनरल हैं तो 9 से 10 यूनिट पढ़ के जाइए। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो 8 से 9 यूनिट पढ़ के जाइए। अगर आप ओबीसी हैं तो 8 से 9 यूनिट आप भी देख सकते हैं। अगर आप एसटी एससी हैं तो 6 से 7 यूनिट पढ़ के जाइए या 7 से 8 यूनिट पढ़ के जाइए, सफिशियंट है। एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रहा, वो आप देख लीजिए आपका कैसा एप्टीट्यूड, उस हिसाब से पढ़ के जाइए ना। लेकिन जो पढ़ के जा रहे हैं सॉलिड पढ़ के जाइए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि आप सब पढ़ के जाएं और आपको महान बनना है। सीएसआर कभी नहीं बोलता कि आप बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन करो। सीएसआर बोलता जहां से भी करो आप कर लो, हम आपको फेलोशिप देंगे। तो क्यों घुसना है सब यूनिट में? जो कर सकते हैं उनकी अच्छी बात है। मैं मेरे जैसे स्टूडेंट्स की बात कर रहा, क्योंकि मैं सब नहीं पढ़ सकता। मुझे पता है मेरे बारे में, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता है। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। देन क्या मेरे से एग्जाम क्रैक होगा? मैंने 6 महीने प्रिपरेशन की, मैं फेल हो गया या मैं फेल हो गई, अब मुझे लग रहा कि सब बेकार है, इतनी सारी मेहनत क्यों की, पैसा वेस्ट किया, ये सब चीजें गई। पहली बार में लगेगा दोस्तों। लेकिन आप अगर 6 महीने की असफलता में अपनी जिंदगी का डिसाइड कर ले रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा? ये बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। क्योंकि आप मेंडल से पूछिएगा, जो इतनी मेहनत की है, पूरी लाइफ टाइम मेहनत की है, और उनकी जब डेथ हो गई, डेथ के बाद उन्हें नोबेल प्राइज मिला, जिन्हें आज हम फादर के नाम से जानते हैं जेनेटिक्स में, उनको तो पता तक नहीं है कि मुझे ये किया जाता है। इतनी मेहनत और उनको सराहा तक नहीं किया, उनकी डेथ हो गई। तो हम 6 महीने के असफलता को या 1 साल की असफलता को इतना बड़ा या इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं? उससे सीखिए ना, उसको जवाब दीजिए कि मैं अगली बार सफल होऊंगा, मुझे असफल नहीं होना। मैं लोगों को बताऊंगा, अपने आप को बताऊंगा और अपने घर वालों को एक अच्छे रिजल्ट का मैं वेट करा रहा हूं, तो मैं उनको जरूर दूंगा या दूंगी। लड़कियों के साथ भी यही है। चलिए, क्या मैं परीक्षा के तैयारी के साथ साथ कुछ और कर लूं? अगर सीएसआर नहीं हुआ तो वो काम आएगा दोस्तों, यही तो है ना। अगर आप कुछ और करते रहेंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। जब आपके पास ऑप्शन होता है तो आप मेहनत में कोताही करते हैं, आप मेहनत कम करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप पूरा फोकस नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली आप डेविएट होंगे, आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। वो होता है ना एक सेकेंड ऑप्शन, जो आपने वेब सीरीज में देखा होगा। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है तो आपका मन तो बोलेगा ना, अरे वो तो है, अगर नहीं हुआ तो वो कर लेंगे ना। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या चूज करना। फर्स्ट प्रायोरिटी सेट करनी है, सेकंड प्रायोरिटी सेट करिए, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो आपको क्या देना है ये दिमाग में बैठाइए। आपको खुद से पूछना है, सबका प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, चलिए, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम में भी आएंगे क्या? जरूर आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर है, आपको सब पता वाली चीजें दे देगा तो एग्जाम क्या हो गया? एग्जामिनर चाहेगा कि मैं ऐसे क्वेश्चन दूं कि स्टूडेंट से ना बने। तो आप इस बात के लिए पहले से अपने आप को तैयार रखिए, तो शायद आप एग्जाम में ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं होंगे।
क्योंकि आप 75 में आपको 25 करने, तो एग्जामिनर को भी पता ना कि सब जानने वाले दे दिए तो कोई भी क्रॉस पास हो जाएगा, कोई भी क्रैक कर लेगा। इतनी इतनी फेलोशिप मिल रही है, वो एक आसान बात है क्या? पूरे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में मैं बोल रहा, 1 से 1.5% लोग पीएचडी नहीं कर पाते हैं। आप उन 1 से 1.5% में हैं, तो अपने आप को पहचानो ना, अपनी गलतियों को क्यों पहचान रहे हो, अपनी कैलिबर को पहचानो, अपनी गलतियों को इस तरीके से पहचानो कि वो बाद में आपकी स्ट्रेंथ बने। दोस्तों भरोसा रखिए, आप अच्छी जगह पर जाने वाले हैं, ठीक है? थोड़े समय की असफलताओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ठीक है? तो इसी मुस्कुराहट के साथ मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी असफलताएं आपने देखी होंगी या जो भी चीजें आपने फेस की होंगी, उसको आप सीख के तौर पर या अपने लिए एक लेसन के तौर पर रखेंगे और अगले एग्जाम में वो गलतियां नहीं करेंगे। और मैं पूरी उम्मीद के साथ ये बात यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ कि आप सभी मेहनत शुरू करेंगे और एग्ज़ाम में क्रैक करेंगे, आप अपने आप को साबित करेंगे कि आप सही थे। 1-2 असफलताएं ने आपकी राह को कुछ नहीं करना है, आपके फोकस को वो नहीं डगमगा सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों, मैं यही उम्मीद करता हूं आप सभी के साथ कि आप अपने फ्यूचर में अच्छा करेंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे और गलतियों को सीख कर उस गलतियों को आगे नहीं दोहराएंगे और अच्छे मुकाम पर पहुंचने का आप वादा करते हैं दोस्तों। सो ऑल द बेस्ट, आप अपने फ्यूचर में अच्छा करिए, अपने परिवार को आगे लेके जाइए, अपने आप को आगे लेके जाइए, ताकि लोग कह सकें कि हाँ उसने मेहनत की थी, उसे असफलताएं भी मिली और लेकिन वो डरा नहीं या डरी नहीं और वो बहुत आगे गई है, ताकि आप इंस्पिरेशन बन सकें किसी के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।